सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बेटे? तो आज हमारा यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स इकोनॉमिक अफेक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स इकोनॉमिक अफेक्ट। ये जो चैप्टर है बेटे, चालू करो ना इसको। ये लो, बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं। आया नहीं? अच्छा, मैंने ही नहीं लगाया भाई। इधर दे दे तार, तार दे दे आराम से नीचे होके। यस प्लीज। बेटे पढ़ाई कैसी चल रही है? टेस्ट कैसे हो रहे हैं? कल वाला सही गया था? कौन सा था कल? इको में अपना वही प्रोडक्शन कॉस्ट मार्केट वाला। आज कौन सा है? मैथ्स का है। ठीक है, तो आज हमारा यूनिट नंबर 4 हमारा शुरू होने वाला है, एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक अफेक्ट। अगर आपने, यार मैं कह रहा हूँ ना क्लास में आ जाओ, पिकनिक चल रही है यहाँ पे। अगर आपने 12th क्लास का एक चैप्टर पढ़ा हो, फॉरेन एक्सचेंज मैक्रो के अंदर, बड़ा मजेदार और छोटा सा चैप्टर है। एज इट इज यहाँ पर वही है, थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें होंगी, इसके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं है फर्क। सुनना ध्यान से। यूनिट नंबर 4 कहता है एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक अफेक्ट। तो आप लोग सबसे पहले बताओ कि सर एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? विद आवर करेंसी। जैसे कि अगर आप गूगल करते हो तो आप गूगल पे देखोगे कि 83.58 रुपीज हमें देने पड़ रहे हैं एक यूएस डॉलर के लिए। दिस इज व्हाट? दिस इज एक्सचेंज रेट। बाहर जाओ दोनों, आउटसाइड। समझ में नहीं आता एक बार में? सबको स्पेशल लेटर लिख के दूं? क्या ये बहुरानी वाली की क्या एक्टिविटी चल रही है? कोई वहां कुछ कर रहा है, कोई वहां कुछ कर रहा है। ज्यादा थक गए हो? कितने बजे से क्लास हो रही थी सुबह? थक गए हो ज्यादा? शुरुआत में जब आए थे तो सब एक्टिव, अभी जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं सबके अपने अपने। अभी क्लास चालू हो चुकी है ना। क्या बात कर रहे थे दोनों? बता, अभी तो बता, इधर कैमरे में बुला के पूछूं? चलो, तो मैं कुछ बता रहा हूँ ना, अभी चैप्टर शुरू हो गया, स्टार्ट करो। तो मैं आपको एक्सचेंज रेट के बारे में बता रहा हूँ। 83.58 रुपीज आपको आज देना होता है एक यूएस डॉलर के लिए। ऑल वेल। तो इसके बदले में मुझे ये देना है, दिस इज व्हाट मेरा। अच्छा, पता है आपको एक्सचेंज रेट जो है वो लगभग डेली बेसिस पर बदलता है, डेली में भी आवरली मिनट बेसिस पर बदलता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल, हम कहाँ पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो ये एक्सचेंज रेट भी इंटरनेशनल लेवल पे ही होता है। आप देश में एक्सचेंज करोगे, 50 रुपए के नोट के बदले 500 के 10 के नोट लोगे। यहाँ डॉलर के बदले रुपए, रुपए के बदले डॉलर, यूरो के बदले रुपीज, या यूरो के बदले डॉलर, पाउंड के बदले में यूरो, ये सब कुछ चलेगा। तो इसको आप लोग क्या नाम देते हो? फॉरेन। आ गया समझ में?
तो देखो इंटरनेशनल ट्रेड आपका चैप्टर 9 है, एक्सचेंज रेट आपका यूनिट नंबर 4 है, जिसके अंदर हम लोगों को 3 बातें पढ़नी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे मतलब। द एक्सचेंज रेट रिजाइन्स, एक चेंजेस इन एक्सचेंज रेट और डीवैल्यूएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप लोगों ने 12th क्लास में मैक्रो में पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने। तो मैं सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आपके इंस्टीट्यूट ने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है बड़ा अच्छा। तो इंस्टीट्यूट कहता है each day we get fascinated news about the currency with which fuel our curiosity। मैं भी पहले चेक करता था, जब भी टीचर पढ़ाते थे तो चेक करता था भाई कितने की करेंसी आज क्या रेट चल रहा है। सच एज रूपी गेन्स 12 पैसा अगेंस्ट यूएस डॉलर, मतलब रुपया जो है वो मजबूत हुआ है 12 पैसे से। डॉलर स्पॉट या फॉरवर्ड रेट्स प्लमेट, रुपी डाउन, यूरो होल्ड स्टेडी, पाउंड स्ट्रेंथन एक्सेट्रा। मतलब पाउंड मजबूत हो गया, यूरो एज इट इज है जितना था, रुपी डाउन हो गया, डॉलर अप हो गया, रुपी अप हो गया। ये सारी बातें कहीं आपने सुनी है ये सब? कहाँ पे? कभी ना बाजार का चैनल देखना, न्यूज चैनल, वहां लिखा होगा, वहां नीचे से एक लाइन जा रही होगी न्यूज की, वहां लिखा होगा एवर वंडर्ड व्हाट दिस जैरगन मीन्स। इसका मतलब क्या है, क्या सोचा है कभी? We shall try to understand a few fundamental related to currency transaction in this unit। ये यूनिट हमारा करेंसी के लिए बना है। अभी एक्सपोर्ट करोगे इंपोर्ट करोगे तो पैसा दोगे ना भाई। इन चैप्टर 3 we examine the demand and for supply of domestic currency। It is not domestic currency alone that we need। Household, business and government in India, for example, buy different types of goods and service produced in other country। Yes or no? जो हाउस होल्ड है, जो बिजनेस है, जो गवर्नमेंट है, ये सभी डिफरेंट टाइप्स की क्या खरीदते हैं? करेंसी नहीं, गुड्स और सर्विसेज। तो वो गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए पेमेंट करनी पड़ती होगी। अब मैंने यूएसए से कोई गुड्स खरीदा तो उसको पैसे रुपीस में दूं या डॉलर में? डॉलर में। तो वो डॉलर का इस समय क्या रेट चल रहा है ये बात पता होनी चाहिए या नहीं? रेट के अकॉर्डिंग मैं सामान खरीदूंगा। मान लो आज डॉलर मेरा 100 रुपए का है और एक महीने पहले 80 रुपए का था, तो शायद आज मैं अपनी परचेज को रोक दूं क्योंकि डॉलर क्या हो रहा है। और मान लो आज वही डॉलर 80 रुपए वाला 65 का हो जाए, तो मैं एक की जगह 2 सामान मंगा लूं। तो ये एक्सचेंज रेट एक बिजनेस पर्सन, एक हाउस होल्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है। आगे समझ। सिमिलरली रेजिडेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय गुड्स और सर्विस फ्रॉम रेजिडेंट इन इंडिया। ऐसे दूसरे लोग हमसे खरीदते होंगे, तो जो डॉलर वाला यानी यूएस वाला हमसे कुछ खरीद रहा है तो हमें पेमेंट किस रुपीस में देगा? कौन सी करेंसी में देगा? इंडियन करेंसी यानी रुपीस में। तो क्या उसको एक्सचेंज रेट नहीं देखना पड़ेगा? ऑल वेल। फॉरेन इन्वेस्टर, बिजनेस एंड गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन आवर कंट्री जस्ट एज आवर नेशनल इन्वेस्ट इन द अदर कंट्री। जैसे हम बाहर करते हैं ऐसी फॉरेन वाले हमारे यहाँ करते हैं। इन द सेम वे लैंडिंग एंड बोरोविंग ऑल्सो टेक प्लेस इंटरनेशनली। These and similar other transactions give rise to an international dimension of money which involves exchange of one currency for another. Obviously, this entail market transaction involving the determination of price of one currency in terms of। आया कुछ समझ? तो हमें यहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि जब भी आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो या बेचते हो
तो खरीदते वक्त आपको सोचना है, बेचते वक्त सामने वाले को सोचना है। वैसे बेचते वक्त भी आप सोचोगे कि मुझे कितना मिलेगा। जैसे मेरा रुपया आज स्ट्रॉन्ग है, आज बेचूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, और कल बेचा तो रुपया 12 पैसे टूट गया। टूटा मतलब तो कल मुझे जो पेमेंट रिसीव होगी वो 12 पैसे कम होगी। 12 पैसे क्या लगता है कम होते हैं? ऐसा करोड़ों की ट्रांजेक्शन में 12 पैसे बहुत अहमियत रखते हैं। ऑल वेल, तो आ गया जी। बताओ एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिस पर हम फॉरेन करेंसी को खरीदते हैं। अब पिछली क्लास की बात करते हैं, समय हो गया था। पिछली क्लास में मैंने आपको 1-2 मिनट 5 मिनट का आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, इस यूनिट का। तो मैंने आप सभी को ये बताया था कि जिस भी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा होता है, वो कंट्री जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर पूरी दुनिया में अपनी पोजीशन, अपनी जगह रख पाती है। आप सभी ने 12th क्लास का सेकंड बुक पढ़ा होगा, आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसके अंदर आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होगा, और 1950 टू 90 होगा एक चैप्टर। तो 1950 टू 90 और 90 तक आते आते हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बहुत ही वर्स्ट हो गया था। उसका एक ही कारण है, एक कानून हुआ करता था जिसको कहते थे फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो अंग्रेज भारत को मार्च 1947 में देके गए थे, जिसको 73 में चेंज किया था। नहीं, 73 में भी फेरा ही था, फेमा बना था वो 1999 में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो हमारे भारत की फॉरेन एक्सचेंज के प्रति जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच थी। पहले हम लोग फाइनेंस, पैसा जो है बहुत जल्दी रिलीज नहीं करते थे, हम लोग प्रोटेक्टिव काम करते थे। हम मना करते थे, कोई विदेश जाता था हम जाने नहीं देते थे, क्योंकि विदेश जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज लेकर जाएगा, वो है ही नहीं, कहाँ से दे। तो इस वजह से हमारा और ज्यादा बदतर हालात होते गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कम होता गया, और हमारे रुपीस की वैल्यू पूरी दुनिया में आगे। फिर ऐसे ज्ञान दे रहा हूँ, ये रेलेवेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये पता होना चाहिए, कभी कभी कुछ चीजें पता होनी चाहिए। फिर 91 में क्या हुआ, बहुत बड़ा रिफॉर्म आया, पता है आप सभी को। 91 में मेरा जन्म हुआ जून 1991 में पैदा हुआ था, और जुलाई 91 में रिफॉर्म आया था। मेरे पैदा होने की खुशी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, ये सब या नहीं? तो जब ये सब कुछ आया, तो ये सब कुछ आने से, बहुत अच्छे से समझना, ये सब कुछ आने से हमारे भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो सुधरने लगा। 1990-91 में हमारे पास बस 2 हफ्तों के इंपोर्ट तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ करता था, मतलब हम इससे ज्यादा इंपोर्ट। उस समय सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर थे, और फाइनेंशियल मिनिस्टर थे उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारे बदलाव लाए, जो कि मैं आपको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा, लास्ट चैप्टर आपका 10वां। यहाँ तक ओके? अल्टीमेटली मुझे बस फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताना है। फिर तुरंत ही 1999 आते आते नया कानून लेकर आया, जिसको कहते हैं फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आया था। और इतना बढ़िया प्रोग्रेस किया हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर, आज 2024 में $700 बिलियन से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारे, जो पूरे वर्ल्ड की 2-3 बड़ी बड़ी कंट्रियों के पास है।
तो पहले तो मैंने आपको रिजर्व के बारे में बताया। अच्छा एक बात बताओ, रिजर्व अगर अच्छा होता है तो हम लोग विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या नहीं? अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए आपको वहां पर पैसे देने पड़ेंगे या पैसे लेने पड़ेंगे। जैसे कि आपने इंपोर्ट किया सामान तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। अब वो पेमेंट जिस दिन आप दे रहे हो उस दिन उसका रेट क्या है, उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। होपफुली समझ में आया हो। एक यूएस डॉलर अभी 83.638 इंडियन रुपीस का है। दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। मान ले मैं कनाडा से कोई शॉपिंग वॉपिंग कर रहा हूँ 60.76, 2015 में 51 के आसपास था। 60.76 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू इतना इंडियन रुपीस। नहीं नहीं, मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, ये तो गिरते बढ़ते रहते ही हैं। ठीक है, डन। तो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रेट है जिस पे मैं अपना माल दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर कनेडियन डॉलर अभी 60 का है और ये 57 का हो जाए तो हमारा फायदा या नुकसान? और ये 62 का हो जाए तो हमारा, यही देखना होता है रेट में कि कब ट्रांजैक्शन करे कि फायदा हो और कब ट्रांजैक्शन करे कि, मतलब कब ना करे कि नुकसान ना हो। करे तो नहीं, ना करे तो देखो जी क्या कहता है एक्सचेंज रेट में। A foreign currency transaction is a transaction that is denominated in or requires settlement in a foreign currency, including transaction arising when an enterprise either A point buys or sells goods or service whose price is denominated in a foreign, खरीदना और बेचना जिसका प्राइस डिनोमिनेटेड होता है फॉरेन करेंसी में, या जब भी मैं बोरो करता हूं या लैंड करता हूं तो मुझे फॉरेन एक्सचेंज का रेट पता होना चाहिए। Become a party to an unperformed foreign exchange contract or otherwise acquire या dispose of assets or incur or settle liability denominated in a foreign। अब मैं इसको बहुत डिटेल में देता हूं। मान लो मैं रजनीकांत हूं, हंसे क्यों भाई? मान लो मैं रजनीकांत हूं, तो रजनीकांत को कोई एसेट्स अगर खरीदना है मान लो लंदन के अंदर, तो रजनीकांत यहां पर लंदन की करेंसी में पेमेंट करेगा और मान लो वो करेंसी उस समय पर रजनीकांत ने खरीदने के लिए जब अप्रोच किया होगा ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखा होगा कि भाई जो लंदन की करेंसी है, जो पाउंड चलता है ना वहां पर ब्रिटेन में, तो जो वहां की जो करेंसी है पाउंड, वो कितना महंगा या कितना सस्ता है। महंगा होगा तो अकॉर्डिंगली हम सोचेंगे, सस्ता होगा तो अकॉर्डिंगली हम सोचेंगे। तो ये चौथे पॉइंट का है। कोई भी एसेट एक्वायर कर रहे हैं या बेच रहे हैं, अच्छा बेचते वक्त अब मान लो इंडियन रुपीस जो है वो टूटा पड़ा है, क्या अभी बेच के फायदा है? और मान लो इंडियन रुपीस स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तब आके बेच दो, बेच दे भाई फटाफट, यही टाइम है। समझ गए? और ये जो रेट है ना, ये जनरली मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से तय होते हैं। इन रेट पर किसी का कोई कंट्रोल, आ गया समझ में? वो तो 12th वाले अलग पॉइंट है, वो बताएंगे अलग से। मैंने जनरली शब्द का यूज किया। डन भाई। अब कहता है द एक्सचेंज रेट रिजाइन्स। एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड, एक्सचेंज रेट को आप डिटरमाइन करते हो थ्रू व्हाट? बट गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस दोज एक्सचेंज रेट इन वेरियस वेज। लेकिन गवर्नमेंट उन एक्सचेंज रेट को अलग अलग तरीकों से इन्फ्लुएंस
करता है। ऑल वेल, ये कैसे करेगा ये भी हम बात करेंगे। The extent and nature of government involvement in currency market define alternative system of exchange rate. In this section, we will examine some common system and explore some of their macroeconomics implication. मतलब जब गवर्नमेंट मार्केट के एक्सचेंज रेट को मतलब इधर से उधर करता है तो इसको हम ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट बोलते हैं। इस सेक्शन में हम लोग इसको भी पढ़ेंगे अभी। तो देखो, एक तो डिमांड सप्लाई से पता लग रहा है एक्सचेंज रेट, और एक दूसरा किससे लग रहा है? गवर्नमेंट के, जो भारत की सरकार है वो भी कुछ ना कुछ जरूरत पड़ने पर वो कुछ एक्शन लेती है जिससे वो एक्सचेंज रेट तय करते हैं। आगे आएगा, मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहां तक ओके बॉस? देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम की 3 बड़ी बड़ी ब्रॉड कैटेगरीज हैं। इन वन सिस्टम एक्सचेंज रेट आर सेट प्योरली बाय प्राइवेट मार्केट फोर्सेस, जहां कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। मतलब सबसे पहला, प्राइवेट मार्केट जो है वो एक्सचेंज रेट को तय कर रहा है, पहला ओके। और ये प्योरली बाय क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ मार्केट। ये जो अभी मैंने आपको गूगल पे दिखाया वो क्या है? वो ये है, समझ गए? वैल्यू चेंज कॉन्स्टेंटली एज द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ करेंसी फ्लक्चुएट। इन अनदर सिस्टम करेंसी वैल्यू आर अलाउड टू चेंज बट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन करेंसी मार्केट in an effort to influence those. Finally, government may seek to fix the value of their currency either through participation in the market or through regulator policy. तो अगला क्या है? अगला भाई गवर्नमेंट घुस रहा है। अगले में कौन घुस रहा है? गवर्नमेंट। An exchange rate regime is the system by which a country manages its currency with respect to foreign currency. वो अपनी करेंसी को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं किससे? फॉरेन करेंसी। It refers to the method by which the value of domestic currency in terms of foreign currency is determined. मैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी डिटरमाइन कर रहा हूं। एक प्रोसेस है जिसको मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलता हूं। एंड देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिजाइम। ये पढ़ा होगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। चलो बताओ, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? प्राइवेट वाला, जहां मार्केट के डिमांड फोर्सेस से हमारा एक्सचेंज रेट फिक्स होता है। मान लो आज यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा हो रही है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? और इंडियन रुपीस की डिमांड कम है, और ऑब्वियसली कम ही है। ये तो अभी मोदी बहुत सारे काम कर रहा है, थोड़ा सा ये धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे तेज, सबसे ज्यादा जो कौन सी करेंसी जो है वो चलती है? यूएस डॉलर। इसीलिए वो दुनिया की सबसे स्ट्रांग और डेवलप्ड कंट्री में से एक, सबसे ताकतवर। हालांकि बहुत मामले में पीछे भी है, जैसे हमारे इंडिया से पॉपुलेशन। चलो, तो बेटे मेरे सबसे पहले करते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। कर दे। सरकार का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये 60.76 ये फ्लोटिंग है। मतलब कैनेडियन डॉलर आज मेरे को 60 रुपए 76 पैसे देकर $1 इजीली मिल जाएगा। हो सकता है कि कल की डेट में ये 59 का भी हो जाए या 61 62 का भी हो जाए। अगर 59 का हो रहा है तो भी, और 61 या 62 का हो रहा है तो भी, इन दोनों में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन या इंटरफेयर नहीं। आ गया जी? तो देखो जरा,
government and central bank do not participate in the market for foreign exchange. The relationship between governments and central bank on the one hand and currency market on the other is much the same as the typical relationship between these institutions and stock market. Government may regulate stock market to prevent fraud, but stock value themselves are left to float in the market. कितना प्यारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। भारत के अंदर स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी किसका हिस्सा है? लेकिन बताओ स्टॉक के प्राइसेस को कौन सेट करता है? मार्केट, नॉट गवर्नमेंट। जो शेयर है ना, शेयर का प्राइसेस जो है वो कौन तय करेगा? वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तय करेंगे, सरकार तय नहीं करने वाली। जैसे अभी बजट आ रहा है, थोड़ी सी मार्केट अभी गिर रही है, बजट अभी पेश होना शुरू हो चुका है, यूनियन बजट। ठीक है, अब देखो ये जो बजट आएगा ना, तो बजट आने के बाद हमारे मार्केट, ये जो स्टॉक मार्केट है, इसके शेयर प्राइसेस में बहुत ऊपर नीचे आएगा, और ये होगा सिर्फ डिमांड और सप्लाई से। तो उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल, लेकिन गवर्नमेंट का रोल क्या है? वो मार्केट को रेगुलेट करती है। इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अगर फ्लोटिंग है, गवर्नमेंट का रोल बस इतना सा है कि वो मार्केट को रेगुलेट करती है, मार्केट पे 1% का भी कंट्रोल। आ गया समझ? यस, आगे बढ़ते हैं। ए फ्री फ्लोटिंग सिस्टम हैज द एडवांटेज ऑफ बीइंग सेल्फ रेगुलेटिंग, क्योंकि मार्केट फोर्सेस है, खुद ही चलता रहता है, जैसा डिमांड वैसा प्राइस। There is no need for government intervention if the exchange rate is left in the market. Market forces also restrain large swing in demand or supply. Suppose, for example, that a dramatic shift in world preference led to a sharply increased demand for goods and services produced in Canada. This would increase the demand for Canadian dollar, raise Canada's exchange rate, and make Canadian goods and services more expensive for foreigners to buy. आया ना? Some of the impact of the swing in foreign demand would thus be absorbed in rising exchange rate. In effect, a free floating exchange rate acts as a buffer to insulate an economy from the impact of international events. अच्छा, ये एक साथ बहुत बड़ा हाइपर नहीं होता, जैसे 60 रुपए से कभी ये 10 रुपए में नहीं आएगा ऐसे। अभी तू बोल रहा 64 रुपए, देखो 2015 का मेरे को याद है, 2015 में 51 या 50 रुपीज था, तो 10 साल में कितने रुपए से अभी 60 पे 9 साल प्लस हो गए। तो ये धीरे धीरे ऊपर नीचे होता है, ये नहीं एक ही दिन में पूरा खत्म। हाँ, वो तब होगा जब कोई कंट्रीज एट वॉर हो जाए या कोई एक्सेप्शनल इवेंट हो जाए, बट नॉर्मली इतना ज्यादा। सही है भाई? अब यहां पर ये बड़ी मजेदार बात ये कह रहा है, जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर आती है, वो आती है उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ऐसे यही स्टॉक मार्केट में भी आती है, शेयर मार्केट में। कई लोग क्या करते हैं, 10 लाख रुपए लगा दिए किसी शेयर पर, सोच के कि बढ़ेगा, वो 2 दिन जब से लगाता है तब से गिरता है।
फिर वो बेच देता है, फिर बढ़ता है। शेयर मार्केट का ये रूल है, फिर वो बेच देगा और वो बढ़ जाएगा। कहता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर इन डिफरेंट कंट्रीज मस्ट नॉट ओनली रेकन विद पॉसिबल चेंजेस इन प्राइस and other factor during the lives of those contract, they must also consider the possibility of exchange rate changes. तो मैं किसी देश से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना, तो मैं माल डिलीवर करूंगा, वो मुझे पेमेंट करेगा, इन सब में अलग अलग तारीखें आएंगी या नहीं? जैसे कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ है, डिलीवरी 15 दिन बाद है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20 दिन बाद आएगी, अगली इंस्टॉलमेंट 2 महीने बाद आएगी। तो अब आप ये बताओ कि आज जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट के दिन फॉरेन एक्सचेंज रेट और जिस दिन मेरे को इंस्टॉलमेंट मिल रही है, उस दोनों दिनों में फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या सेम होगा? ये समझते हैं। An agreement by an Indian distributor to purchase a certain quantity of US goods each year, for example, will be affected by the possibility that the exchange rate between Indian rupees and US dollar will change while the contract is in effect. So fluctuating exchange rate make international transaction riskier and thus increase the cost of doing business with other. अब मैंने खरीदने की बात आपसे करी, उस दिन फॉरेन एक्सचेंज सस्ता था, और जिस दिन मैं पेमेंट कर रहा हूं उस दिन ये रिस्की हो गया या नहीं हो गया? अब जिस दिन मैंने खरीदा था उस दिन 81 का था, तो मेरे दिमाग में 81 चल रहा था, पेमेंट करते वक्त 83 हो गया, ले हो गया, और 20 लाख डॉलर की पेमेंट करनी है, तो आप खुद समझ लो कितना ज्यादा बर्डन मेरे पास आएगा। 2 रुपए के हिसाब से भी आप देखो तो। ऑल वेल, अब है अगला मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। चलो जी, आप में से कोई बताएगा ये मैनेज फ्लोट सिस्टम को अच्छे से? वेरी नाइस। जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स के होते हैं, अभी फिर चला गया 100 रुपए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम ये कहता है कि जब भी फ्लक्चुएशन ज्यादा आती है, ज्यादा हो जाती है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करता है। अब जैसे मान लो चावल आज की डेट में 800 रुपए किलो मिलने लगे, खत्म, फिर ये देश बचा कहाँ? पाकिस्तान में यही चल रहा है आजकल। देखो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट हमेशा प्राइमरी प्रोडक्ट पे ऐसे जकड़ बना के रखती है, फिर भी अभी टमाटर बड़ा महंगा चल रहा है, 100 रुपए किलो। कल ही गया था मैं और मेरी वाइफ लेकर आए थे, तो 100 रुपए किलो मेन मंडी में, तो आपके घर आते आते वो शायद 120, 130, 140 रुपीज भी होगी। बिना टमाटर की सब्जियां बन रही है लोगों के घर में, कई लोगों के। देखो जी, मैनेज फ्लोट सिस्टम क्या कहता है? पहला वाला आ गया फ्लोटिंग। गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफन सीक्स टू इंक्रीज और डिक्रीज देयर एक्सचेंज रेट बाय बाइंग और सेलिंग देयर ओन करेंसी। अब मान के चलना, मान लो इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि हमारा रुपीस क्या हो रहा है, गिर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है? ऑल वेल। तो वैल्यू डाउन करेंसी की कब होती है? जब वो ज्यादा होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो करेंसी अपने पास मंगवा लेती है। तो गवर्नमेंट ने इंडियन रुपीस अपने पास मंगवा ली, आरबीआई ने इंडियन रुपीस अपने पास मंगवा लिए, तो मार्केट में इंडियन रुपीस क्या हो गए? और जब ये कम होंगे तो इसका रेट क्या होगा? ऑटोमेटिक
दिस इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग रेट। आया भाई? ये आरबीआई हमेशा रखता है, आरबीआई इतना वैल्यू थोड़ी गिरने देगा। आरबीआई तो देगा जहां वैल्यू गिर रही है वो करेंसी कम कर देता है। यस, ये तुमने मनी बैंकिंग में भी पढ़ा है ना, सही है। तो गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफन सीक्स टू इंक्रीज और डिक्रीज देयर एक्सचेंज रेट बाय बाइंग और सेलिंग देयर ओन करेंसी। Exchange rates are still free to float, but government try to influence their, गवर्नमेंट उनकी वैल्यू पे इन्फ्लुएंस डालता है। फ्लोटिंग करते रहो आप लोग, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। गवर्नमेंट उसके प्राइस में वो जो है वो गड़बड़ करता है। जैसे अभी टमाटर के प्राइस में कुछ जमाखोरों ने ये गड़बड़ की हुई है। एक ही साथ हाइप होते हैं इनके प्राइस, पहले 20 होता है, फिर 30, 40, फिर सीधा 80, 120, फिर रुकते नहीं है वो, समझ रहे हो? चलो, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक पार्टिसिपेशन इन ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज कॉल्ड, ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा, आपको करना है मैनेज फ्लोट। समझ गए? कंट्रीज दैट हैव ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इंटरवेन फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द करेंसी मार्केट इन एन एफर्ट टू रेज और लोअर द प्राइस ऑफ देयर ओन करेंसी। वो अपनी करेंसी को बढ़ाना और घटाना चाहते हैं तो मैनेज्ड आ जाता है। Typically, the purpose of such intervention is to prevent sudden large swing in the value of nations। हमारे नेशनल करेंसी में लार्ज स्विंग ना हो मार्केट में, भाई साहब ऐसे की तैसी हो जाएगी, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो such intervention is likely to have only a small impact, if any, on exchange rate. Still, government or central bank can sometime influence their exchange rate. Suppose the price of country's currency is rising very rapidly। हमारा प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। The country's government or central bank might seek to hold off further increase in order to prevent a major reduction in net export। क्योंकि हमारा अगर प्राइस बढ़ेगा तो नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? होगा या नहीं बताओ? हमारा प्राइस महंगा हो रहा है तो लोग हमसे खरीदेंगे ही नहीं, महंगा पड़ रहा होगा उनको, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट रुक जाएगा। तो एन अनाउंसमेंट दैट ए फर्दर इंक्रीज इन इट्स एक्सचेंज रेट इज अनएक्सेप्टेबल, followed by a sale of that country's currency by the central bank in order to bring its exchange rate। फिर वो सेल करता है। अब सेल करो सेल करो सेल करो, तो ज्यादा सेल करोगे तो रेट क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि मार्केट में करेंसी ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वैल्यू, आ गया दिमाग? can sometime convince other participant in the currency market that the exchange rate will not rise further। That change in unexpectation, that change in expectation could reduce demand for and increase the supply of the currency, thus achieving the goal of holding the exchange rate down। All well? अब है हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट। कौन बताएगा भाई? बता, कौन सी गवर्नमेंट? कोई भी दो करेंसी के बीच का जो रेट होता है वो फिक्स करती है गवर्नमेंट। जैसे हमारे और रशिया के अच्छे संबंध है, सभी जानते हो। तो हमारे और रशिया के अच्छे संबंध है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहां से हम लोग सामान भेजते हैं, वहां से वो लोग सामान भेजते हैं, तो हमारी आवाजाही सामान और सर्विसेज की चलती रहती है। तो हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट रखती है। हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जी आप सामान भेजो, हम इतने ही लेंगे, आप और आप भी इतने ही देना। कुछ आ रहा है समझ में? तो इन ए फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, the exchange rate between two currencies is set by government policy। हाँ, होता है।
and there are several mechanisms through which fixed exchange rate may be maintained, whatever the system for maintaining these rates. However, all fixed rate systems share some important feature. In an open economy, the main advantage of a fixed rate regime are, उसके क्या आ गए, एडवांटेज आ गए. ए फिक्स एक्सचेंज रेट अवॉइड करेंसी फ्लक्चुएशन. तो ये क्या अवॉइड करता है? अब भाई फिक्स है तो डेली डेली ऊपर नीचे मेरे को टेंशन ही नहीं, मेरे को पता है 80 रुपए में मिलेगा तो 80 में ही मिलेगा, कुछ नहीं करना. A fixed exchange rate avoids currency fluctuations and eliminate exchange rate risk and transaction costs that can impede international flow of trade and investment. International trade and investment are less risky. बताओ, एक कंपैरिजन आ गया, फ्लोटिंग में ट्रेड मोर रिस्की है और फिक्स में ट्रेड लेस रिस्की है. क्यों? क्योंकि मेरे को फिक्स रेट पता है. अब जैसे आपको ये बताया जाए आपकी ट्यूशन फीस डेली बेसिस पर कम ज्यादा होगी तो धक 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 चलेगी या नहीं कि आज जाकर हम कौन सा रेट बोल दे आपको. लेकिन आपको पता है मेरी फीस यही है, फिक्स फीस है. ऑल वेल. दूसरा ये पॉइंट कहता है ए फिक्स एक्सचेंज रेट कैन दस ग्रेटली इनहांस इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. बताओ फिक्स से, आप खुद ही बताओ फिक्स अच्छा होता है या फ्लोटिंग? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इजीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स. आपको टेंशन ही नहीं है, चाहे आज वो फिक्स 1 रुपए ज्यादा का कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा ही है. सही है. जैसे एम्प्लॉय जब सैलरी पे जॉब करते हैं तो वो कहते हैं मेरे को फिक्स कर दो. क्यों कहते हैं? उनका दर्द नहीं है, टेंशन नहीं है, बहुत प्रॉब्लम नहीं. ऑल वेल. फिर इससे क्या होता है, स्पेकुलेशन में रिडक्शन आ जाता है. पता है आपको एक्सचेंज रेट एक महीने बाद क्या होगा, इस पर शर्तें लगती है. इसको हेज फंड बोलते हैं. सुना होगा, हेजिंग, हेजिंग सुना होगा आपने. एक्सचेंज रेट एक महीने बाद क्या होगा, इस पर आज की डेट में शर्तें लग रही हैं. लेकिन जब एक्सचेंज रेट फिक्स होगा तो क्या शर्त लगेगी? तो स्पेकुलेशन क्या हो गया, कम हो गया. बेटे आया समझ में? अगला कहता है ए फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इम्पोज डिसिप्लिन ऑन ए कंट्रीज मॉनेटरी अथॉरिटी एंड देयरफॉर मोर लाइकली टू जनरेट लोअर लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन. जब एक बार बताओ, जब हमारा प्राइस बढ़ ही नहीं रहा तो महंगाई बढ़ेगी? इन्फ्लेशन कब होता है? जब फ्लोटिंग होता है. तो फ्लोटिंग में इन्फ्लेशन है तो फिक्स में इन्फ्लेशन ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा महंगाई आपके देश में नहीं बढ़ने वाली. ऑल वेल. The government can encourage greater trade and investment as stability encourage investment. क्योंकि पूरी स्टेबिलिटी है तो गवर्नमेंट आपको एनकरेज करेगी कि आप ज्यादा इन्वेस्ट करो. आप बोलो, मान लो कि फ्लेक्सिबल है, गवर्नमेंट आपको बोल रही है आप इन्वेस्ट करो, आप बोलो भाई कल को सस्ता हो गया तो, या महंगा हो गया तो हम ये कह रहे हैं भाई ना तो सस्ता होगा ना महंगा हो, तो इसी रेट पे कर. ठीक है. एक्सचेंज रेट पैग, ये तुम्हारे वाले पैग नहीं है, कैन ऑल्सो इनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी. ये हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी को और क्रेडिबल करता है. However, in the fixed or managed floating rates, where the market forces are allowed to determine the exchange rate within a band, the central bank is required to stand ready to intervene in the foreign exchange market and also to maintain adequate amount of foreign exchange reserve for this. बताओ क्या लिखा है, कोई बताएगा? एक्सप्लेन करो क्या लिखा है बेटे. एक मिनट बताओ.
तो हमारे पास इतना रिजर्व पड़ा हो, रिजर्व ज्यादा होने का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने अपना एक इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है, तो मैंने वो इमरजेंसी फंड क्यों बनाया हुआ है? ताकि फ्यूचर में कभी कोई समस्या आए तो मैं उस फंड से पैसा, अब मान लो इन द फिक्स या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम में, where the market forces are allowed to determine the exchange rate within a band, मैनेज में क्या होता है? एक बैंड के अंदर मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है। द सेंट्रल बैंक इज रिक्वायर्ड टू स्टैंड रेडी टू इंटरवेन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड ऑल्सो टू मेंटेन एन एडिकेट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर दिस पर्पज। मतलब अगर कोई मार्केट की सिचुएशन अनफेवरेबल हो गई तो हमारे पास ऑलवेज इतना रिजर्व पड़ा होना चाहिए कि हम निकाल कर, आया समझ में? मैं कह तो रहा हूं, इसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में मैंने आपको बताया कि 1990 के अंदर हमारी हालत जो है वो जो इतनी बुरी हुई थी, मात्र 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ था। तो हम लोग डर गए कि इंपोर्ट बैन, न्यूज फैल गई तो एक्सपोर्ट भी नहीं आएगा, कोई हमारे से खरीदेगा ही नहीं। हो गया, फिर चल गया देश। समझ गए? चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। बेसिकली द फ्री फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम इज आर्ग्यूड टू बी एफिशिएंट एंड हाईली ट्रांसपेरेंट। अच्छा एक बात बताओ, एफिशिएंट जो है वो क्या, किसको माना गया? वो फ्लक्चुएट को माना गया, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट जो है अपना खुद का भी कुछ डाल सकती है। मान लो फिक्स की बात करो तो गवर्नमेंट, मान लो वो हिटलर शाही वाली आ गई गलती से, तो वो तो ऐसी की तैसी कर देंगे। वो किम जोंग उन आ गया, क्या नाम है उसका? किम जोंग उन। अब मान लो वो मोटा यहाँ आ गया इंडिया चलाने और वो फिक्स कर दे, वो तो ऐसी की तैसी कर देगा। इसीलिए रिलायबिलिटी, जो मार्केट है ना वो ये आर्ग्यूमेंट करता है, जो रिलायबिलिटी है ना वो फ्लेक्सिबल की अच्छी है, क्योंकि फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट है या नहीं है? फ्लेक्सिबल क्या है बच्चों? ट्रांसपेरेंट है। तो आगे लिखा है, देखो जी बेटे चुप हो जाओ। फ्री टू फ्लक्चुएट इन रिस्पॉन्स टू सप्लाई ऑफ and demand for foreign exchange in the market and clear the imbalance in the foreign exchange market without any control of central bank and monetary authority। तो कहते हैं फ्लोटिंग अच्छा है। ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हैज मैनी एडवांटेज। नंबर 1, फिक्स के पढ़ लिए बहुत सारे, तो फ्लोटिंग क्या साला विधवा है, उसके बारे में नहीं सुनोगे कुछ, के बारे में भी है काफी कुछ। A floating exchange rate has the greatest advantage of allowing a central bank or government to pursue its own independent monetary। सेंट्रल बैंक अपनी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, फ्लोटिंग होता है तो, क्योंकि मार्केट फोर्सेस तय कर रहा है सब कुछ। दूसरा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम allow exchange rate to be used as policy tool। For example, policy maker can adjust the nominal exchange rate to influence the competitiveness of tradable goods sector। तो जो पॉलिसी मेकर जो है वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट कर सकते हैं ट्रेडेबल गुड्स सेक्टर के लिए, सेक्टरों को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज बना सकते हैं। तीसरा, एज देयर इज नो ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी टू इंटरवेन इन द करेंसी मार्केट, द सेंट्रल बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज। बट फिक्स में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए था, बताया था, बट यहां जरूरत। However, the greatest disadvantage of a flexible exchange rate regime is that volatile exchange rate generate a lot of uncertainty in relation to international transactions and add a risk premium to the cost of goods and assets traded across the border। In short, a fixed rate brings in more currency and monetary stability and credibility, but it lacks flexibility। फिक्स फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स तो नाम से ही फ्लेक्सिबल नहीं है। On the contrary, floating rate has greater policy flexibility but less
ऑल वेल? कैसा लगा बेटे? बहुत ज्यादा अभी नहीं बताया है मैंने। अगला है मेरा नॉमिनल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? नॉमिनल वाले को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा इसके अंदर कुछ डिटेल में बताना है मेरे को अच्छे से। ऑल वेल? अभी आपका टेस्ट है, चलो आज आप 15 मिनट पहले छुट्टी आप।